आज हम बात करने वाले हैं मरु प्रदेश यानी कि राजस्थान राज्य की एक ऐसी महिला की जो रेगिस्तानी इलाके से निकल करके, झोपड़ी से निकल करके, घूंघट की आड़ से निकल करके, सभी प्रथाओं को तोड़ते हुए, सभी मिथकों को तोड़ते हुए पहुंचती है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, अपना अभिभाषण देती है और पाती है भारत का सर्वोच्च नारी पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजी जाती है। राजस्थान राज्य के राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बनती हैं और खुद बनती हैं देश की आन बान शान। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज के परिदृश्य में आज एक ऐसी नारी की हम आपको छटा बिखेरने वाली, छटा संभालने वाली, छटा संवारने वाली महिला की बात करेंगे, जिन्होंने अपने दम पर अपनी गरीबी को ही नहीं, अपने आसपास अपने से जुड़े हुए हर उस महिला को गरीबी से मुक्त कराया जो कभी घर में झाड़ू बर्तन किया करती थी। तो हम बात कर रहे हैं रूमा देवी के बारे में। रूमा देवी का जन्म 16 नवंबर 1988 ईस्वी को हुआ था और ये राजस्थान के बाड़मेर की रहने वाली हैं। यानी कि बाड़मेर जो है राजस्थान का एक जिला है और उसके अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है रामसर। तो आपको पता ही होगा कि बाड़मेर जो है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, ये आपका राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि पश्चिम में पड़ता है, जहां पर लास्ट में आपका पाकिस्तान प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये आपका मरु प्रदेश है, यानी कि अरावली के पश्चिम, उत्तर पश्चिम का इलाका हो जाता है एक तरह से आप समझेंगे। तो ये जो इलाका होता है ये बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका होता है और यहाँ घरों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे घरों की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर माने तो 1 किलोमीटर के दायरे में 17 लोग रहते हैं। एक घर कुछ दूरी पर, मतलब 200-200 मीटर, 300-300 मीटर पे एक घर आप मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जीवन जीना कितना मुश्किल होता है। और वो ऐसा इलाका है जहाँ पे पानी पीने के लिए भी नहीं उपलब्ध है। हालांकि आजकल तो सरकारें काफ़ी व्यवस्थाएं कर रही हैं, लेकिन पीने के लिए वहाँ पे पानी की भी उपलब्धता नहीं होती है। तो ऐसी जगह से निकल करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक पहुँचने वाली महिला की हम बात करने वाले हैं, जिनका नाम है रूमा देवी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इनका सफ़र कैसे शुरुआत हुआ। राजस्थान के बाड़मेर के रामसर गांव से निकलकर ये आगे बढ़ती हैं। अगर हम इनके बचपन की बात करें तो जब यह 4 वर्ष की थी तो इनकी माता का निधन हो गया। साथ में इनकी माता के साथ ही इनके छोटे भाई का भी निधन हो गया। निधन का कारण था प्रसव के दौरान, प्रसव यानी कि डिलीवरी के दौरान जब औरत माँ बनती है, उस दौरान इनकी माता और इनके छोटे भाई जो कि नवजात शिशु था उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है कि संसाधनों की कमी के कारण, अस्पताल में सुख सुविधाओं की कमी के कारण ऐसा होता है। तो जब उनकी माता और भाई का डेथ हो जाता है तो ये बिल्कुल निराश और हताश हो जाती हैं और सारी जिम्मेदारी घर की इनके ऊपर आ जाती है। एक इंटरव्यू के दौरान ये बता रही थी कि ये जब स्कूल जाती थी और जब स्कूल से आती थी तो इनसे पूछने वाला भी कोई नहीं होता था कि तुमने खाना खाया या तुमने खाना नहीं खाया। ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये संघर्ष की शुरुआत थी रूमा देवी की। तो ये बताती हैं कि इनके पास बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो ये बैलगाड़ी से क्या करती थी कि जाती थी, दूर से पानी लेके आती थी और अपने लिए भी पानी लाती थी और पड़ोसियों के लिए भी पानी लाती थी, जिससे पड़ोसियों के द्वारा उन्हें कुछ रुपए प्रदान कर दिए जाते थे, जिससे रूमा देवी काफ़ी खुश हो जाती थी और इनका थोड़ा सा मन बहल जाता था। तो किस प्रकार से इनका सफ़र शुरू होता है और किस प्रकार से इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होता है, इन चीज़ों पर हम जानते हैं। तो रूमा देवी की शादी हो जाती है और शादी के बाद ये अपने ससुराल पहुंचती हैं और फिर उसके बाद खेल शुरू हो जाता है। अगर उससे पहले हम बात करें तो रूमा देवी की एक दादी थी, जो उनकी दादी थी वो भेड़ के ऊन से कसीदाकारी करती थी, यानी कि बुनाई करती थी, उससे सामान तैयार करती थी जो यूज में, घरेलू कार्यों में आ जाते थे। और वो भेड़ के ऊनों से स्वेटर वगैरह जो भी है, रुमाल, मफलर जो भी था उसको बनाती थी और अपने लोगों में बांटा करती थी। तो इस प्रकार से उनसे इन्होंने ये सारी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी सीख रखी थी।
शादी इनकी 17 वर्ष की उम्र में हो जाती है और इनको एक पुत्र या पुत्री जो भी था उसकी प्राप्ति होती है, लेकिन संयोग ऐसा देखिए कि 48 से 50 घंटे के बीच में वो बच्चा भी भगवान को प्यारा हो जाता है। तो रूमा देवी के बचपन में ही इनके माता और इनके छोटे भाई का देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद इनकी शादी जब होती है तो इनका बच्चा भी नहीं रहता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से रूमा देवी क्या होता है, डिप्रेशन में चली जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद को संभालती हैं और इससे निकलने के लिए इन्होंने बुनाई और कसीदाकारी करना शुरू कर दिया। और ये धीरे धीरे मतलब कहा जाए कि अपना खुद का काम करने के लिए धीरे धीरे खुद को मोटिवेट करती हैं और अपने परिवार में भी सहमति लेती हैं। तो फिर उसके बाद ये एक बैग बनाती है, यानी कि अपनी हाथों से एक झोला बनाती हैं, बैग जिसे हम लोग कहते हैं उसको बनाती हैं। और ये उसको कुछ दिन की मेहनत के बाद जब तैयार कर लेती हैं तो इसको 70 रुपये में बेचती हैं। कितने रुपए में? 70 रुपये में बेचती हैं। और ये बताती हैं कि वो 70 रुपये इनके अपने खुद के पैसे होते हैं और जब ये पैसे इनको प्राप्त होते हैं तो इनको अत्यंत खुशी होती है। रूमा देवी सोचती हैं कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो क्या मेरे पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनको भी, जो घरेलू महिलाएं हैं घर के अंदर रहती हैं, उनके अंदर भी तो इसी तरह जिज्ञासा होगी कि वो भी कुछ पैसे कमा सकें। तो वो क्या करती हैं, अपने पास पड़ोस की महिलाओं को भी बात करती हैं और उनको तैयार करती हैं ये सब कार्य करने के लिए। तो रूमा देवी जब उनको तैयार करती हैं तो काफ़ी इनको विरोध भी झेलना पड़ता है, यानी कि जो भी इनके पास पड़ोस के लोग थे इनको ताने मारते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि लोग दूसरे को कार्य करना नहीं देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से रूमा देवी का सफ़र शुरू होता है और इन्होंने अपनी महिलाओं के साथ, जो पड़ोस की महिलाएं थीं, उनके साथ एक ग्रुप बनाती हैं और उस ग्रुप ने कढ़ाई बुनाई का कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले ये लोग सिर्फ घरेलू सामानों को बनाती थी, जैसे चटाई, चद्दर और तकिया की खोल, इस तरह से चीज़ें बनाती थी। ये सारी चीज़ें इस तरह से ये लोग करते करते आगे बढ़ रही थी। लेकिन इन लोगों को हाथ से बनाने के अलावा मशीन की भी ज़रूरत पड़ी थी, जो सिलाई मशीन होती है। तो इन लोगों के पास पैसा तो था नहीं, तो जो इन लोगों ने अपना समूह बनाया था उसी समूह से पैसे इकट्ठे करके इन लोगों ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीद लेते हैं। जब सेकेंड हैंड मशीन हो जाता है तो काम थोड़ा ज़्यादा इनके पास हो जाता है। तो अब जब काम ज़्यादा हो गया या महिलाओं का ग्रुप ज़्यादा हो गया तो काम की भी ज़रूरत इनको पड़ने लगी। तो काम के लिए इन्होंने क्या किया कि लोगों से बात करने लगे और घर से निकले। जब ये लोग घर से निकलने लगी तो फिर सबके ताने सुनने को मिले कि ये लोग बाहर कहाँ जाती हैं, क्या करते हैं, किससे मिलती हैं। ये सब चीज़ें इन लोगों को सुनने को मिलने लगे। हालांकि रूमा देवी इन सारी बातों को अनसुना करती हुई आगे बढ़ती जाती हैं और अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित होती रहती हैं। अब इनके पास प्रोडक्ट भी ज़्यादा था, सप्लाई कम थी, तो इसके लिए इन्हें एक संस्था की ज़रूरत थी कि कोई इनके सामान को सेल कर दे या इनकी सहायता करे। तो इनको मिलता है एक संस्था का साथ जिसका नाम होता है ग्रामीण विकास चेतना संस्थान। क्या नाम था? ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, जो महिलाओं हेतु कार्य करता था। ये बाड़मेर में ही एक संस्था थी। कहाँ पे थी? बाड़मेर में एक संस्था थी। तो ये जाती हैं रूमा देवी वहाँ पे। वहाँ के जो संस्थापक थे विक्रम सिंह से मिलती हैं और उनसे अपनी समस्या के बारे में बताती हैं। हालांकि विक्रम सिंह इनकी जब बात सुनते हैं कि ये काम करना चाहती हैं तो काफ़ी उनको आश्चर्य होता है कि राजस्थान की ऐसी महिलाएं जो घर में रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, घूंघट के आड़ में रहती हैं, वो खुद चल के आई हैं। तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये 3 दिनों के लिए इनको ऑर्डर देते हैं, मतलब कुछ काम इनको देते हैं, 3 दिन में करके लाने के लिए देते हैं। अब रूमा देवी और इनका ग्रुप इतना खुश होता है कि ये लोग उसी दिन रातों रात 3 दिन का काम एक ही दिन में करके ला के इनको सौंप देती हैं। जब अगले दिन ये लोग सुबह में पहुंचती हैं उनके पास संस्थान में, ग्रामीण विकास
चेतना संस्थान में जब पहुंचती हैं और विक्रम सिंह जब इनको देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम लोग ये काम नहीं कर पाओगी। पर रूमा देवी अपने ग्रुप के साथ जब पहुंचती हैं और उनको बताती हैं कि आपका जो दिया गया काम था वो आज ही कंप्लीट हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें देख करके संस्थान के जो संस्थापक विक्रम सिंह थे उनको बहुत खुशी होती है और ये कारवां आगे बढ़ चलता है। और रूमा देवी का विचार था कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, तो इन्होंने अन्य महिलाओं को भी जोड़ने हेतु काम करने लगे। हालांकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो इलाका है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सारे इलाके जो हैं पूरे रेगिस्तानी इलाके हैं, ये मरुस्थली रेगिस्तान है। यहाँ पे बालुओं के ढेर बड़े बड़े होते हैं जिन्हें बालू का स्तूप भी कहा जाता है। उन स्तूपों के बीच से इन्हें जब गुजरना होता था और यहाँ पे घर दूर दूर होते हैं, तो उन घरों में जाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए रूमा देवी को उन रेतीले बालुका स्तूपों को पार करना पड़ता था, जिसमें काफ़ी कठिनाई होती थी। रूमा देवी बताती हैं कि इनके पैर काफ़ी अंदर तक बालू में घुस जाते थे, लेकिन हार नहीं मानने वाली थी रूमा देवी। ये आगे बढ़ती चली गई, लेकिन आगे तो और भी बड़े परेशानी होने वाली थी। परेशानी ये थी कि जिन घरों पर ये जाती थी उन घरों के जो मुखिया होते थे वो लोग इनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते थे और उनको लगता था कि ये हमारे घर की बहुओं को, महिलाओं को भड़का कर या मतलब बहला फुसला देंगी, तो होता है, लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हालांकि रूमा देवी जिद पे अड़ जाती थी और घर की महिलाओं से बात करती थी और बात करने के बाद उनको राज़ी कर लेती थी। इन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि किसी भी महिला को घर से बाहर जाना ही नहीं है, हम सारा प्रोजेक्ट, सारा काम लाकर घर पे ही दे देंगे आपके, और आप ही के घर से जब काम तैयार हो जाएगा तो हम आपके घर से डिलीवरी ले लेंगे। तो घर वालों का ये कहना था कि जब ये काम करेंगी तो ये हम अपने घर का कैसे काम करेंगी। तो रूमा देवी ने ये भी ऑप्शन दे दिया कि ये आपके घर का पूरा काम करेंगी और 2 से 3 घंटे रोज़ाना ये काम करेंगी तो भी काम चल जाएगा। फिर धीरे धीरे जब लोग समझ गए रूमा देवी के विचारों को तो उनका सहयोग भी करना शुरू कर दिए। इस कदर से कारवां बढ़ता गया और काफ़ी काम इनको मिलने लगे। अब इनकी संस्था में महिलाओं की जो संख्या थी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि सबको पैसा कमाना था, सबको आत्मनिर्भर बनना था। तो अब रूमा देवी के मन में विचार आया कि जब ज़्यादा हो गया, हमारे पास महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो इसकी सेल भी तो होनी चाहिए। तो सेल के लिए चाहिए था प्रमोशन। तो प्रमोशन किस प्रकार से किया जा सकता था, तो उनके मन में आया कि हम लोग फैशन शो करते हैं, यानी कि किसी प्रदर्शनी में जाएंगे और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, वहाँ पे लोगों को बताएंगे कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। हालांकि ये चीज़ें बाहर के लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं। तो रूमा देवी गई, तो जब इनको प्रदर्शनी के बारे में जानना हुआ, जब इनकी जानकारी इकट्ठा की, तो उनको पता चला कि प्रदर्शनी जो होती है वो बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में होती है। तो राजस्थान की गांव की महिला को शहर जाना कितना मुश्किल होगा आप समझ सकते हैं। फिर भी इनको निराशा तो हुई, लेकिन ये अपने मौके के तलाश में पड़ी रहती थी और इन्हें मौका मिला दिल्ली में। तो किसी तरह से दिल्ली में जब इन्हें मौका मिल गया तो घर वालों को राजी किया किसी तरह से और वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया। जो प्रदर्शनी लगती है, जैसे विश्व पुस्तक मेला होता है या किसी तरह की प्रदर्शनी होती है, उसी तरह की एक प्रदर्शनी में इनको मौका मिला और वहाँ पे इन्होंने अपना स्टॉल, यानी कि स्टॉल दुकान जो होती है उसको लगाया। और वहाँ पे इनकी जो कस्टमर थी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें महिलाओं का आवागमन होता था, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट थे महिलाओं से जुड़े हुए प्रोडक्ट थे, तो महिलाओं की संख्या वहाँ पे इनके यहाँ ज़्यादा हो जाती थी। तो इनके जो प्रोडक्ट थे, पहली प्रदर्शनी में इनको 10-12 हज़ार रुपये, यानी कि 10 से 15 हज़ार रुपये की इनकी सेलिंग होती है। लेकिन जब इनको ये सिस्टम समझ में आ जाता है, अब सोचिए पहली प्रदर्शनी में इनका 10,000-15 हज़ार रुपये की बिक्री होती है, लेकिन जब ये अगली प्रदर्शनी में जाती हैं
तो इनकी सेलिंग की अगर हम बात करेंगे तो पूरे 11 लाख रुपए की सेलिंग होती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 10,000 रुपये की सेलिंग पहली बार होती है और दूसरी बार सीधे आपका 11 लाख रुपए की सेलिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से इनकी जो सेलिंग थी 11 लाख रुपए होने के बाद इनका मनोबल बढ़ता है और ये अपने कार्यों में नवाचार करने की सोचती हैं और नवाचार के सोचने के बाद इन्होंने जो घरेलू सामान ये लोग बनाते थे, अब ये लोग पहनने वाला कपड़ा यानी कि पहनने के लिए, जैसे अगर ऐसे कहे तो गमछा कह सकते हैं या दुपट्टा कह सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें ये बनाना शुरू करती हैं और प्रचार करने के लिए ये फैशन शो में जाने का विचार बनाती हैं। अब सोचिए, जो एक ग्रामीण इलाके का परिधान है उसको एक फैशन शो में ले जाने की बात कर रही हैं। तो फैशन शो क्या होता है? फैशन शो बड़े बड़े डिजाइनरों का, जैसे आप बॉलीवुड में देखते होंगे बड़े बड़े डिजाइनर होते हैं और उनके कपड़े पहनकर लोग वॉक करते हैं रैप पर, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जब इनके मन में विचार आया तो ये विचार तो काफ़ी बड़ा था और किस प्रकार से इस पर अमल किया जाए, तो इस पर भी ये धीरे धीरे काम में लग जाती हैं और इन्हें मौका मिलता है राजस्थान में ही, क्योंकि हर राज्य में हेरिटेज फेस्टिवल जैसी चीज़ें मनाई जाती हैं जहाँ पर उनके लोकल प्रतिभाओं को भी दिखाया जाता है। तो इनको पता चलता है कि राजस्थान में हेरिटेज फैशन शो का आयोजन किया जाने वाला है। तो इन्होंने राजस्थान हेरिटेज टीम से मौका मांगा और राजस्थान हेरिटेज टीम ने इनको मौका दे दिया। अब बात आती है कि मॉडल कहाँ से आएगा, बड़े बड़े डिजाइनरों के बीच में ये लोग किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे, इन चीज़ों की बात आती है। तो इन्होंने कई एनजीओ से हेल्प मांगा और उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि आपका जो ये प्रोडक्ट है ये सिर्फ सेलिंग के लिए है, मॉडलिंग के लिए या किसी भी फैशन शो में जाने के लायक नहीं है। हालांकि तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो महिला झोपड़ी से निकल करके 11 लाख रुपए तक की सेलिंग कर सकती है, तो वो इस प्रकार से हार मानने वाली नहीं थी। रूमा देवी ने इंटरनेट का सहारा लिया, वहाँ से आर्टिकल्स पढ़े किस प्रकार से फैशन शो में डिजाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें इंटरनेट का इन्होंने उपयोग किया और इंटरनेट के उपयोग से ये फैशन शो में पार्टिसिपेट करती हैं। और इस प्रकार से बड़े बड़े डिजाइनरों के बीच में जब इनकी फैशन शो का आगाज हुआ, तो उस शो में जब इनके परिधान पहनकर लोग आए, जब मंच पर उतरे, तो बड़े बड़े डिजाइनरों के होश उड़ गए कि ये क्या चीज़ है। जब उनके होश उड़ गए तो उनके हाथों से बजी तालियां और उन्होंने की बहुत ज़्यादा सराहना, क्योंकि नई चीज़, नया प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका था और अब लोगों के अंदर इसके प्रति जिज्ञासा हो गई। अब जो बड़े बड़े डिजाइनर थे ये सारे के सारे रूमा देवी के पीछे पड़ गए, यानी कि अब उनके इस जो कला थी इसको सीखने के, क्योंकि यह हाथ से बनाया जाने वाला कला था, तो इस पर काफ़ी वर्क करना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। तो सीखने के लिए तो भाई गुरु के घर जाना ही पड़ेगा। तो रूमा देवी के यहाँ बड़े बड़े मशहूर मॉडल, डिजाइनर पहुँचते हैं और इनसे ये सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर धीरे धीरे इनका जो व्यापार था, इनके जो प्रोडक्ट थे, पूरे भारत में उसकी प्रदर्शनियाँ प्रारंभ हो गई। पूरे भारत में इनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाने लगा, मंच सज गए और इनकी प्रतिभा पूरे भारत में फैलने लगी और इस तरह से इन्हें बेस्ट डिजाइनर जो होते हैं उसका अवार्ड मिला, जिसका नाम होता है डिजाइनर ऑफ द ईयर, यानी कि डिजाइनर ऑफ द ईयर की विनर बनी रूमा देवी। एक छोटे से गांव से निकलकर इतना बड़ा पुरस्कार पाना मामूली बात नहीं है, लेकिन रूमा देवी इसके बाद भी मानने वाली नहीं थी। इसके बाद भी इनको बाड़मेर के जिलाधिकारी के द्वारा अवार्ड मिलता है और इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से राष्ट्रपति के द्वारा भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब इनके स्पीच की बात होती है तो इनको स्पीच देने के लिए, यानी कि इनकी जो प्रतिभा थी उसको जानने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको निमंत्रण दिया और वहाँ पर ये जाती हैं और वहाँ पर अपने इस प्रोडक्ट के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच देती हैं और वहाँ पे लोगों को बताती हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट
ये काम करते हैं, किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन्हें आश्वासन देता है कि हम लोग इस पर काम करेंगे। उसके बाद वहाँ पे भारतीय दूतावास में एक मीटिंग होती है और मीटिंग में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और इस पर चर्चा होती है और चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने लोगों को यानी कि अपने छात्रों को या अपने प्रोफेसर को इंटर्न्स के रूप में बाड़मेर भेजेगी और वहाँ पर इनकी कला को सीखेगी और सीखने के बाद जब वो हार्वर्ड पहुँचेंगे तो वहाँ के सिलेबस पे यानी कि वहाँ के विश्वविद्यालय के जो सिलेबस होता है उसमें इस कला को शामिल किया जाएगा। यानी कि इस कला को अब वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। जिस प्रकार से सारे और भी सब्जेक्ट कलाएं सिखाई जाती हैं उस प्रकार से अब इनकी कसीदाकारी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिखाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक गांव की लड़की धीरे धीरे अपने दम पर, अपने महिला समूह के दम पर, अपने सोच के दम पर किस प्रकार से आगे बढ़ती चली जाती है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने द्वारा डिजाइन किए गए वस्तुओं का सिलेबस तैयार करवाने की बात चल रही है। तो ये है रूमा देवी। तो रूमा देवी के बारे में आपने जाना, कैसा लगा? ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। तो इसी प्रकार की और भी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही जल्द इतिहास के बारे में भी, जो भारत का इतिहास है उसके बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आपसे मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।